Good morning to dear student. Welcome to AVME online classes. I am your sir Chetan Sharma. Today video for the class 6th subject science chapter number 5th according to the NCERT pattern. The chapter name is separation of substances. बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने आप लोगों को सब्सटेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, सब्सटेंस किस टाइप्स में मिलते हैं, प्योर फॉर्म क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म क्या होता है। प्योर फॉर्म एलिमेंट और कंपाउंड में मिलेंगे, उनको हम लोगों को सेपरेट करने की नीड नहीं है। सेपरेट हम किन को करेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ वाले हो, यानी कि जो ऐसे हों जो मिक्सर फॉर्म में अवेलेबल हो, तो उनको हम लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट कैसे करें, सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आया था। तो सेपरेशन के कुछ एक पर्टिकुलर फंडामेंटल मेथड्स होते हैं, या आप लोग कुछ ऐसा भी बोल सकते हो कि कुछ सर्टन प्रोसेसेस होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट कंपोनेंट जो मिक्स हो रखे हैं उसको सेपरेट करते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है ना। जनरली आप लोगों की बुक में जो मेथड्स दे रखे हैं वो ये रहे। कौन कौन से हैं मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हेडिंग मैंने डाल रखा है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये सब्सटेंसेस कौन से हैं जो कि किस फॉर्म में अवेलेबल होंगे बेटा, इम्प्योर फॉर्म। और मैंने आपको बताया था इम्प्योर हमेशा कौन होता है, जो मिक्सचर होता है वही इम्प्योर होता है। तो ये एक्चुअली मिक्सचर है। अब इन मिक्सचर में से आप लोगों को प्योर सब्सटेंस को हटाना है या प्योर सब्सटेंस को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बाय हैंड पिकिंग हो गया, बाय फिल्ट्रेशन हो गया, इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, और लोडिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। ये सारे बहुत सारे मेथड्स हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कि सर आपने लोडिंग, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन को एक ग्रुप में क्यों लिखा, साथ में प्लस क्यों लगाया, या हार्वेस्टिंग प्लस करके थ्रेसिंग लिख दिया, प्लस करके विनोइंग लिख दिया, इसको प्लस करके एक साथ में क्यों लिखा। तो इसका एक लॉजिक है बेटा, ध्यान से सुनना क्या लॉजिक है उसके पीछे। देखो हैंड पिकिंग जनरली एक प्रोसेस था, मेथड था सेपरेशन का, जिसमें हम लोग हैंड का यूज़ करते थे और इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करते थे। आपने मम्मी को देखा होगा चावल, राइस, पल्सेस, दालें वगैरह साफ़ करती है, तो जो स्टोन वगैरह होते हैं उनको आंखों से विजिबल हो जाते हैं, जो विजुअलाइज हो जाते हैं उनको आसानी से हैंड पिक करके रिमूव किया जा सकता है, सेपरेट किया जा सकता है। वेरी ईजी मेथड है ना। थोड़ा मैनुअली वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा खपना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी मम्मी को भी। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों ने चाय पत्ती देखा होगा, या जूस कंटेनर वाले के या जूस शॉप पे गए होंगे, तो वो जूस को जो आप लोगों को देता है तो वो फिल्टर करके देता है। एक्चुअली हम लोग घरों में जो पानी भरते हैं अपने मटकी में, अर्थन पॉट में, वो भी फिल्टर करके भरते हैं, क्योंकि टैप वाटर जो आता है उसमें प्योरिटी नहीं है। मतलब आप श्योर नहीं हो कि भाई वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल है। हो सकता है डस्ट पार्टिकल, हो सकता है कुछ मिट्टी के कण हो सकता है सैंड के कुछ कण हो, तो उसको सेपरेट तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं या सिविंग यूज़ करते हैं। ये भी ईजी मेथड है। इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, ये दो मेथड एक साथ में ऑक्योर होंगे। अब वो कैसे ऑक्योर होंगे वो पहले मैं बता देता हूँ, हालांकि इसको हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसको, इवेपोरेशन को। तो देखो इवेपोरेशन कैसा मेथड होता है, ध्यान से सुनना बच्चों। एक्चुअली ये फिनोमेनॉन भी है, और इसको फिनोमेनॉन के साथ में प्रोसेस भी बोला जा सकता है। तो प्रोसेस बोलो चाहे फिनोमेनॉन बोलो, एक ही बात है। तो इसके लिए मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना, नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। इट इज अ प्रोसेस इन विच हीटिंग ऑफ impure liquid or mixture for removing water or moisture from the substance। ध्यान से सुनना, इसमें मैंने क्या लिखा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा फिनोमेनॉन है जिसमें हम लोग हीट करेंगे। हीट किसको करेंगे, जो हमारे पास में इम्प्योर लिक्विड है। अब इम्प्योर लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे, उसमें से वाटर को हम लोग क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जो पीछे जो बचा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप लोगों ने मालूम भी होगा आप लोगों को, सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है, सॉल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड होता है, यानी कि समुद्र वगैरह से जो सॉल्ट अपन को मिलता है वो इस तरह से होता है। देखो सी वाटर में क्या होता है बेटा, सी वाटर में लॉट ऑफ सॉल्ट पड़े हुए होते हैं।
अब यहाँ पर क्या कहता है, सनलाइट की हीट की वजह से, देखो ये सनलाइट है और सन की लाइट की रेडिएशन आ रही है, तो ये वाटर जो होगा, देखो ये लिक्विड जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किस तरह से रिमूव हो जाएगा, वेपर फॉर्म में। ये देखो ये वाटर जो होगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सन की रेडिएशन की वजह से, सन की हीट की वजह से, सन की जो रेज आएगी उन रेज की हीट की वजह से ये सारा लिक्विड जो होगा वो सब क्या हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बाहर चला जाएगा। पीछे जो बचेगा वो सब आपका क्या है, ये सब आप लोगों का सॉल्ट है। तो इस तरह से सॉल्ट को ऑब्टेन किया जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, बड़े बड़े लगून्स बनाए रहते हैं, उन लगून में सॉल्ट का वाटर डाल दिया जाता है और उसको डायरेक्टली सनलाइट की कीपिंग में रख दिया जाता है। तो ये दो तरह से किया जा सकता है। तो इवेपोरेशन डन बाय, इवेपोरेशन कैन बी डन बाय आइदर directly put in sunlight or in flame। या तो हम लोग उसको फ्लेम पर या बर्नर पर रख कर सकते हो, या फिर हम लोग डायरेक्टली इसको सनलाइट प्रोवाइड करके भी किया जा सकता है। तो सॉल्ट का जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अब मैं आप लोगों को साथ में एक एक्स्ट्रा नॉलेज की भी चीज़ बता देता हूँ। ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस होता है ना बच्चों, बेटा वो हमेशा किस पर डिपेंड करता है, वो हमेशा सरफेस पे डिपेंड करता है। यानी कि ये एक तरह का सरफेस फिनोमिनॉन है। अब ये सरफेस फिनोमिनॉन कैसे, वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एक लिक्विड पड़ा है, ठीक है, तो लिक्विड पड़ा है और अंदर कोई एक सॉल्ट के टुकड़े होंगे मान लो, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं इसको हीट कर रहा हूँ ना, हीट कर रहा हूँ बर्नर पे डाल के, तो सबसे पहले ये सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वेपर फॉर्म में बनकर बाहर निकल जाएंगे। ये जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि पहले सरफेस का पानी धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाएगा। पीछे जो रिमेनिंग रहेगा वो सब आपका जो आप लोग सब्सटेंस गेट करना चाहते थे वो आप लोगों को अवेलेबल रहेगा। तो हो गया ना, ये एक तरह का सरफेस फिनोमिनॉन है ना। तो इसको एक बार जल्दी से आप लोग नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट कंडेंसेशन प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। एक बार जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। ओके बच्चों, अब हम लोग कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं। एक्चुअली कंडेंसेशन होता क्या है, ध्यान से सुनना। कंडेंसेशन एक्चुअली एक प्रकार का सेपरेशन का मेथड होता है। अब ये किस तरह के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है वो ध्यान से सुनो। पहले तो मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ ये कौन सा प्रोसेस होता है। इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस in which liquid becomes cool and convert into gas या vapor becomes cool and convert into liquid is called condensation. अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये एक तरह का सेपरेशन प्रोसेस है। इट इज अ सेपरेशन प्रोसेस इन विच गैस या जो वेपर होगी, जो भी गैस फॉर्म में जा रही है, वो क्या हो जाएगी, सराउंडिंग से कूल हो जाएगी। सराउंडिंग से उसको इतना बहुत कम टेम्परेचर मिलेगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, जिसकी वजह से ये कंडेंसेट हो जाएगी। और कंडेंसेट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। यानी कि आप लोगों को मैं बता दूं कि ये उल्टा प्रोसेस होता है। देखो क्या होता है, सॉलिड जो होता है ना, सॉलिड को अगर अपन लोग टेम्परेचर दें तो टेम्परेचर देने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ये तो मालूम है आप लोगों को, आइस है तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, टेम्परेचर देने पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर मैं वाटर को और मोर हीटिंग दूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में, यानी कि वेपर में। और अगर इसी वेपर को यानी कि गैस को अगर मैं ठंडा करूं, कूल करूं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन वाटर में या फिर लिक्विड में। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है, इस रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है क्या, रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो एक्चुअली आप लोग ये भी लाइन लिख सकते हो कि कंडेंसेशन क्या है, एक तरह का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, कंडेंसेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस। एक प्रकार का कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस होता है।
या आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो, और इट इज एन अपोजिट प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। देखो इवेपोरेशन में हीटिंग देते थे या कूलिंग करेंगे, तो हो गया ना अपोजिट प्रोसेस। और इवेपोरेशन में लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि पानी जो था वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, सनलाइट की हीट की वजह से वेपर में जा रहा था। ये उल्टा हो गया, वो ही वेपर जो होगी वो सराउंडिंग से कूल हो जाएगी और वो लिक्विड में वापस ऑब्टेंड हो जाएगा। हो गया ना, ये रिवर्स हो गया। किसका रिवर्स हो जाएगा? इवेपोरेशन का रिवर्स हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो कि इट इज अपोजिट ऑफ इवेपोरेशन। अच्छा, आप लोगों ने इसके एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने ड्यू या फॉग, ये आप लोगों ने देखे होंगे। एक्चुअली ड्यू और फॉग होता क्या है? इट इज बेसिकली ऑक्योर when गैस और वाटर वेपर hits the cool surface, then this dews and fog पर हैपन। ध्यान से सुनना, जो ड्यू होते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, नमी ज़्यादा हो जाती है, ड्यूज वगैरह, कोहरा, धुंध, सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। आज भी जो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में आ रहा था यहाँ क्लास लेने के लिए, तो मैंने देखा सड़क पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मुझे वहाँ पर मेरे बाइक की हेडलाइट मुझे ऑन करनी पड़ी। एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ड्यू जो था, यानी कि फॉग जो था, वो पूरा सराउंडिंग को कवर किया हुआ था। अब ये कैसे ऑक्योर हुआ होगा? क्यों? क्योंकि टेम्परेचर हो गया है कम, सर्दी ज़्यादा हो गई ना, तो टेम्परेचर कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा हो गया। तो जितनी भी एटमॉस्फेयर में, यानी कि नेचर के अंदर जितनी भी वेपर जो थी, वो सब की सब क्या हो गई है? कूल होती गई। और कूल होने के बाद में वो पानी की तरह जमती गई, और पानी जो था वो नीचे आता गया, धरा। ठीक है ना। अगर आप लोग फॉग में जाओगे ना, तो फॉग के बाद में देख लेना, थोड़ी देर बाद में आप लेकिन ग्लास जो होगा, कांच जो होगा, वो क्या करेगा? वहाँ पर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएगी। तो ये सब फॉग या ड्यू का एग्जाम्पल है। तो आप लोग एक बार इसको भी नोट आउट करो, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, नोट आउट कीजिए फटाफट। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू द लोडिंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब मैंने इन तीनों को एक साथ में समझाना है। उसका कारण ये है क्योंकि तीनों प्रोसेस एक साथ में ऑक्योर होते हैं। देखो ये प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाऊं, पहले मैं आप लोगों को एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। आप लोगों को जनरल नॉलेज तो क्या है, वैसे आप लोगों ने घरों में देखा होगा, घर में जो मम्मी जो होती है वो दालें वगैरह साफ करती है, दाल वगैरह जब बनानी होती है, दाल को पकाना होता है, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा मम्मी दाल को भिगोती है। या चावल अगर कुक करने होते हैं या राइस कुक करने होते हैं, तो मम्मी क्या करेगी? राइस को पहले धोएगी। उसका कारण क्या है पता है आप लोगों को? उसका कारण ये है कि उसके अंदर जितने भी सैंड के पार्टिकल होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे, या और कोई पेबल्स वगैरह होंगे, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े वगैरह होंगे, वो सब लोड होते रहेंगे। लोड का मतलब ये हो गया पुटिंग ऑफ वाटर, pour of water in the container, and which allow to the substances, which allow to the sediments are settle down। वो settle down होने की कोशिश करेगा, उस प्रोसेस को बोल दिया जाएगा लोडिंग। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? लोड करना है। तो लोड करने के लिए क्या करेंगे? in this process which keep or pour impure liquid in the कंटेनर। आप लोगों को कंटेनर या यूटेंसिल में वो इम्प्योर लिक्विड को क्या कर देना है? लोड कर देना है या पोर कर देना है। इस सिंपल से प्रोसेस को बोलते हैं लोडिंग। अब देखो जैसे ही वो लोड हो गया, जैसे मैं आप लोगों को एक पिक्टोरिकल डायग्राम बना के बताऊं, तो देखो क्या होगा कि ये आपका पास में क्या पड़ा है? एक इम्प्योर लिक्विड पड़ा है, ठीक है, यानी कि पानी भी है, वाटर भी है, और यहाँ पर आप लोगों का क्या हो गया? वो सेडिमेंट्स हो गए। सेडिमेंट्स का मतलब हो गया मेरा यहाँ पर पत्थर वगैरह। सेडिमेंट्स का मतलब क्या हो गया? स्टोन्स, ठीक है ना, इनको सेडिमेंट्स। इसको मैं उठाऊंगा और एक बड़े से कंटेनर में डाल दूंगा। पूरा का पूरा वाटर उठाया और मैंने यहाँ पर डाल दिया।
इस प्रोसेस को क्या बोलोगे? लोडिंग। ये तो हो गया लोडिंग, ठीक है। अब उसके बाद में करना क्या है? देखो जैसे ही लोडिंग हो गया उसके बाद में सेकंड पर आ जाओ, वो होगा सेडिमेंटेशन। क्या होगा? सेडिमेंटेशन। एक्चुअली ये सेडिमेंटेशन और कुछ नहीं बच्चों, ध्यान सुनना। इट इन दिस प्रोसेस the sediments are allowed to settle down into the liquid due to high डेंसिटी। ये डेंसिटी वाला टॉपिक मैंने आप लोगों को शायद थर्ड चैप्टर में बताया था। देखो क्या होता है सेडिमेंटेशन, पहले तो लोडिंग कर दिया, आप लोगों ने उठाया इम्प्योर लिक्विड्स को, ये इम्प्योर लिक्विड को उठाया और एक दूसरे कंटेनर में लोड कर दिया, तो ये तो हो गया सिंपल सा लोडिंग। दूसरा अब क्या होगा? सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है कि आप वेट करो, वेट फॉर सम टाइम। अब आप लोग उस कंटेनर को कुछ समय के लिए छोड़ दोगे ना, तो जो इसके अंदर जो सैंड के पार्टिकल जो थे या डस्ट के पार्टिकल जो थे वो क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ सेटल हो जाएंगे। ये देखो अब बड़े बड़े पत्थर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? बड़े पत्थर तो नीचे आ जाएंगे क्योंकि बड़े पत्थर ज़्यादा हैवी होते हैं, और छोटे छोटे पत्थर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इसके ऊपर आ जाएंगे, और पानी जो होगा वो ऊपर आ जाएगा। प्यासे कौवे वाली कहानी सुनी हुई है? प्यासा कौवा ऐसे ही था, उसने क्या किया था? पेबल्स के टुकड़े लाकर उस मग के अंदर डाल दिए थे और पानी जो था वो ऊपर आ गया, पत्थर सारे नीचे चले गए, पानी ऊपर आ गया। सेम प्रोसेस ये होगा, तो सेडिमेंट हो जाएंगे। सेडिमेंट का मतलब होता है सेटल डाउन। सेडिमेंट का मतलब क्या होता है? सेटल डाउन। और सेटल किसको कर रहे हैं? सेडिमेंट्स को कर रहे हैं। सेडिमेंट्स एक्चुअली क्या है? सेडिमेंट जो होते हैं ना, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों को। सेडिमेंट्स आप लोगों को ऐसे पता नहीं चलेगा। सेडिमेंट्स होते हैं इम्प्योर, या आप लोग बोल दीजिए इनसॉल्युबल सॉल्यूट पार्टिकल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या हो गया? इनसॉल्युबल का मतलब ये हो गया ये उसमें पानी में मिक्स नहीं हो रहे थे, इनसॉल्युबल थे, घुल ही नहीं रहे। अब क्या होगा बच्चों? देखो ये सेडिमेंट, अब ये सेटल तो हो गए। सेटल होने के बाद में क्या करोगे? सेटल होने के बाद में तीसरा प्रोसेस लगेगा। अब वो क्या होगा? वो तीसरा प्रोसेस होगा, वो कहलाएगा डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन में करते क्या है? सुनना। अब ये सेडिमेंट हो गया, अब उसके बाद में करेंगे क्या? यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये जो बड़े बड़े पत्थर जो थे वो तो नीचे आ गए और छोटे छोटे पत्थर जो थे वो ऊपर रह गए, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये क्या करेंगे? ऊपर वाले यानी कि ऊपर वाले सरफेस वाले लिक्विड को क्या कर देंगे? हम आराम से एक दूसरे कंटेनर में ले लेंगे। तो पानी पानी तो इसमें रह जाएगा, वाटर इसमें रह जाएगा, और ये सब पीछे क्या लेफ्ट रह जाएंगे इसके अंदर। तो पानी सारा तो इसमें आ गया। धीरे धीरे लेने प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। बस ऐसे सिंपल। अब फिल्टर नहीं करना, सिर्फ आपको वो पानी को क्या करना है? कैरी करना है एक दूसरे कंटेनर के अंदर। तो डिकेंटेशन का मतलब क्या हो गया? इट इज अ प्रोसेस इन विच sedimented water upper surface या upper layer water is sedimented water upper layer of water लिखना था, सॉरी, upper layer of water is separated into another container. This process is called decantation. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले करना पड़ेगा। अब देखो इसमें चेंज भी नहीं कर सकते, पहले लोडिंग ही होगा, फिर सेडिमेंटेशन होगा, और फिर थर्ड नंबर पर क्या आएगा? डिकेंटेशन। इसलिए मैंने यहाँ पर देखो प्लस करके लिखा हुआ है, पहले ये फिर ये फिर ये। तो आप लोग इसको भी एक बार जल्दी से नोट कीजिए फटाफट से, फास्ट। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो लास्ट एंड फाइनल मेथड से अपने 3 मेथड है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग और विनोइंग। अब जैसा मैंने आपको बताया था लोडिंग के बाद में सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन होता है, वैसे इसमें भी यही होगा। एक्चुअली ये कहाँ अप्लाई करते हैं? ये जनरली एग्रीकल्चर फील्ड एरिया में अप्लाई किया जाता है। ये तीनों मेथड का अप्लाई किए जाएंगे एग्रीकल्चर, जो फार्मिंग होती है ना, फार्मिंग,
एग्रीकल्चर बोले तो क्या, फार्मिंग, जो क्रॉप्स वगैरह को फार्मर वगैरह जो साफ करता है, क्लीन करता है या लेता है, उसको कहा जाता है। तो देखो सबसे पहले किसको लेंगे हम लोग, सबसे पहले लिया जाएगा हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, हार्वेस्टिंग का मतलब ये हो गया कटिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स with the sharp cutter or harvester. This process is called हार्वेस्टिंग। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लोग क्रॉप्स को ही हार्वेस्ट करें। आप लोगों ने गार्डनिंग देखी होगी, गार्डनिंग में क्या होता है कि जो ये गार्डनर वगैरह जो होते हैं ना, वो बहुत टेक केयर करते हैं अपने प्लांट्स वगैरह को, जस्ट लाइक ऐसे अपने बेबी की तरह, ठीक है ना, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ों को बहुत लव करते होते हैं, तो वो प्लांट्स को भी उतना ही बेटर ट्रीटमेंट देते हैं जितना अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो वो क्या करेंगे, बच्चों ध्यान से सुनना, वो क्या करेंगे कि जितने भी प्लांट्स अगर मान लो एक्स्ट्रा कोई ग्रोथ हो रही है तो उसको क्या कर देते हैं, वो कट कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कई बार ट्री वगैरह लगाया जाता है तो वो उसकी जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं वो रोड तक आ जाते हैं। अब रोड में आने जाने वाले ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या कर दिया जाता है, वहाँ की ब्रांचेस को कट किया जाता है, तो एक्स्ट्रा चीज़ों को कट किया जाता है। तो वैसे ही फार्मर जो होगा वो अपने फील्ड में इस चीज़ को अप्लाई करेगा। जैसे उसकी क्रॉप मैच्योर हो गई, क्रॉप मैच्योर होने के बाद में उसका काम क्या है, अब वो थोड़ी ना उसको पड़ा रखेगा, उसको मार्केट में सेल भी तो करनी है, घर पे भी तो लेकर जानी है, तो वो उसको क्या करेगा, कट कर देगा। तो जैसे ही मैच्योर हो गई क्रॉप, पानी वगैरह दिया, वो क्रॉप मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, तो क्रॉप से ग्रेन ऑब्टेन करने के लिए वो उसको क्या कर देगा, हार्वेस्ट कर देगा। इस सिंपल प्रोसेस को बोलेंगे हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग किससे डन की जा सकती है, हार्वेस्टिंग डन की जा सकती है हार्वेस्टर से। एक सिंपल सा टूल है जो कि अवेलेबल हो जाता है और इसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। लेकिन पहले की मैं आपको बात बता दूं, जब साइंस ने डेवलपमेंट नहीं किया था तो हार्वेस्टिंग जो था वो मैनुअली किया जाता था, मैनुअल हार्वेस्टिंग यानी हाथ से किया जाता था। आजकल जो है प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न टाइम में इसको मशीन से किया जाता है। अब मशीन आपको पता है एक टाइम में बहुत फास्ट रिजल्ट देती है। अब मैनुअल तो आदमी पकड़ के कब तक काटेगा, उसमें टाइम लगता था, ये टाइम कंज्यूमिंग था, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, इसमें टाइम बहुत ही कम लगता है, टाइम बचाता है, टाइम सेवर है, ठीक है ना, लेकिन कॉस्टली भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो हार्वेस्टिंग तो हो गई, अब हार्वेस्टेड क्रॉप को क्या किया जाएगा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा ना वो होगा थ्रेसिंग। अब देखो थ्रेसिंग में होता क्या है, आफ्टर हार्वेस्टिंग harvested crop, after harvesting the stalk is removed from harvested crops. This प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, थ्रेसिंग कहा जाएगा। ध्यान से सुनना। अब इसमें किया क्या, सबसे पहले देखो फार्मर ने क्या किया, ये क्रॉप्स थी, ठीक है, और ये क्रॉप्स मैच्योर हो गई, तो उसको उसने क्या कर दिया, इस क्रॉप्स को कट कर दिया यहाँ से। अब कट कर दिया, ये तो हो गया हार्वेस्टिंग। चलते हैं नेक्स्ट। अब हार्वेस्टिंग के बाद में क्या होगा, थ्रेसिंग होगा। थ्रेसिंग में क्या किया जाएगा, ये जो क्रॉप्स आई है सिर्फ ये एक्स्ट्रा वाली नहीं, अब इसमें से ये भी चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, यानी ये हटा दी जाएगी, सिर्फ ये और ये ही रहेगी। तो ये और ये रखने के लिए ही ये क्या रहता है, तो बीच वाला हिस्सा जो था वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। इस बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो स्टॉक को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इस स्टॉक को रिमूव करने वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। तो फार्मर का एक काम और ईजी हो गया। अब ये जो है बेटा ध्यान रखना, ये जो होती है उसके अंदर छोटे छोटे होते हैं ग्रेन्स। देखो ये जो होते हैं ना, इनको रेफर्स बोलते हैं, या आप लोग इसको हस्क भी बोल सकते हो, ऊपर के हस्क। ये हस्क के अंदर क्या होगी, मैं इसको थोड़ा जूम करके बता दूं। ये देखो इस तरह से ये जो हस्क होती है, इस हस्क को भी क्या करना पड़ता है, रिमूव। क्यों, अंदर अपने को तो अंदर वाले मटेरियल चाहिए, अपने को तो अंदर ये जो ग्रेन्स है ना वो चाहिए।
ये ऊपर की हस्क का, ये ऊपर की लेयर का अपने क्या काम, ये तो फालतू है। अब आप लोग चॉकलेट खाने के लिए जाओगे तो आपको तो चॉकलेट से मतलब है ना, जो ऊपर का जो रेफर है, ऊपर का कवर है, क्या वो भी खा लोगे? खा लेना भाई, खा लेना। अरे मत खाना, पेट में खराबी हो जाएगी, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है, तो वो चीज़ मत खाना, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक रफ चीज़ है, बेकार सी चीज़ है। तो अब उसको रिमूव कैसे किया जाए, तो अगला प्रोसेस आता है, वो आता है बेबी डोलम सोने दी, नहीं बेबी डोलम सोने दी नहीं, विनोइंग। कौन सा आता है? विनोइंग। तो विनोइंग लास्ट प्रोसेस होगा। अब इसमें क्या किया जाएगा? अच्छा, थ्रेसिंग होगा ना, वो भी आजकल तो, पहले तो मैंने कहा ना मैनुअली होता था, आजकल तो ये भी मशीन से होता है, थ्रेसर मशीन होता है। और मैं आप लोगों को एक नोट करके लिखवाऊंगा बाद में, पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं, वो भी एक जनरल नॉलेज की बात है। आजकल जो है हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग, देखो सस्पेंस क्यों रखे बच्चों को, है ना, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग जो है वो दोनों एक ही मशीन काम करती है। उस मशीन का नाम है कंबाइन मशीन। क्या नाम है? कंबाइन मशीन। और ये कंबाइन मशीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और ये छोटे मोटे फील्ड पर काम नहीं आती, जिनका एकड़ में, 200 एकड़ में, 300 एकड़ में ज़मीन होती है ना, बहुत बड़ा मीटर स्क्वायर गज, तो उसमें ये मशीन काम में ली जाएगी, जहाँ पर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों का काम वो एक मशीन कर लेती है, ठीक है। अब विनोइंग, विनोइंग क्या हो गया? विनोइंग का मतलब ये हो गया कि ऊपर के हस्क को क्या करना है? रिमूव करना है। तो इट इज अ प्रोसेस, it is a process in which removal of husk, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो separation of husk from the grains with the help of विंड। आप लोग इसमें विंड की हेल्प लोगे। देखो क्या करते हैं फार्मर, क्या करते हैं, ऐसे एक पंखा चला देते हैं, पंखा चला दे तो स्टूल पे खड़े हो जाते हैं औरतें वगैरह, और ऐसा ही छानने का काम कर देते हैं। या पंखा नहीं भी हो, मतलब मान लो वहाँ पर गाँव में तो कहाँ इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो गया, हवा में खड़े रहकर ग्राउंड के ऊपर ऐसा एक ऐसा यूँ छान के फिर दूसरे वाले को देते हैं, दूसरे वाला उसको छान के, इस तरह से क्या किया जाता है, साफ किया। आपने मूंगफली खाई? मूंगफली को ऐसा देखो हाथ में ले लेते हैं, फिर ऐसा पड़ते हैं, फिर फूक मार के फिर उसमें से वो खाते हैं, तो सेम ऐसा ही है। तो इसी के साथ बच्चों ये आप लोगों का टॉपिक, आप लोगों का चैप्टर एंड हो गया, ठीक है ना। मस्त पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और इसको नोट करो अच्छे से। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।